बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज इंशाअल्लाह ताला हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को। आर्चिमिडीज प्रिंसिपल हमारे पास हमारी 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 का एक टॉपिक है और आज हम इसे डिस्कस कर रहे हैं अपने लेसन नंबर 52 के अंदर। स्टूडेंट, अगर आर्चिमिडीज की बात की जाए तो हमें इस कंसेप्ट को और प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को भी साथ साथ शेयर करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपने अक्सर ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि अगर आप किसी भी बैलून को यानी कि लाइट वेट ऑब्जेक्ट को अगर आप उसको ऐड कर देते हैं वाटर टब में या किसी भी लेक और पॉन्ड के अंदर, तो वाटर जो है उस बैलून को डीप वाटर से निकाल कर ऊपर की तरफ शैलो वाटर की तरफ ले आता। इसी तरह अगर आप किसी वुड प्लेट और वुड ब्लॉक को उठाकर आप किसी भी तरह से डीप वाटर के अंदर छोड़ेंगे तो फिर भी आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे से ऊपर की तरफ आकर फ्लोट करना शुरू कर देता। इसी तरह अगर आप आयरन का रॉड या आयरन का ब्लॉक जो है वो वाटर में ऐड करने की कोशिश करें तो स्टूडेंट क्या होता है कि डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से वो वाटर में डीप टू डीप जाना शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी एक डिफरेंस हमें मिलता है और वो डिफरेंस क्या कि अगर एक ईंट या ब्लॉक ऑफ आयरन जो है बाहर अगर आपको उसका वेट लगता है फॉर एग्जांपल 5 kg का, तो जैसे ही आप उसको वाटर में ऐड करने की कोशिश करेंगे ना तो वाटर में जाते ही उसका वेट जो है वो अप्रोक्सीमेटली हमें ऐसा लगेगा जैसे ये 2.5 या 3 kg के राउंड अबाउट आ चुका है। यानी डिफरेंस ऑफ मैसेज या वेट जो है वो भी हमें फील होता है। तो ये जो हमारी रियल लाइफ एग्जांपल्स थी कि ऐसा क्यों होता है कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आकर फ्लोट करता है, किस वजह से, और ऑब्जेक्ट का जो हमारे पास वेट है वो दोनों में डिफरेंट क्यों मिलता है, इसके लिए आज हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट। दिस इज एन आर्चिमिडीज प्रिंसिपल स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग एज फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ दिस टॉपिक विच इज स्टूडेंट, ये आपके पास आपकी डेफिनेशन जो है वो बनती है आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल की, जो आर्चिमिडीज ने आपको प्रिंसिपल डिस्क्राइब किया। लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट क्या है, आर्चिमिडीज हमें किस बारे में डिस्कस करना चाह रहा था, हमें क्या कंसेप्ट देना चाह रहा था, इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे इन्होंने कहा कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को टोटली या पार्शियली इमर्स करें। इमर्स का मतलब यह है कि आप किसी भी एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को या लाइट वेट हो या वेटेड ऑब्जेक्ट हो, जब आप उसको हाफ या फुल, पार्शियली का मतलब है हाफ और टोटली का मतलब है फुल, आप इस वाटर में इमर्स कर देते हैं, जबरदस्ती ऐड कर देते हैं अपनी मर्जी से इन अ लिक्विड एंड अपथर्स्ट इज एक्टिंग। नाउ व्हाट इज मीन्ड बाय द अपथर्स्ट, इसको हम कंसीडर भी करेंगे और डिस्कस भी करेंगे। अपथर्स्ट एक्ट होगी और कितनी एक्ट होगी स्टूडेंट, ये अपथर्स्ट हमारे पास इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ये उतनी ही अपथर्स्ट फोर्स जो है वो इस ऑब्जेक्ट पर लगेगी जितना ऑब्जेक्ट ने लिक्विड को डिस्टर्ब किया। अब फॉर एग्जांपल हम यहां पर कंसीडरेशन के अंदर आते हैं स्टूडेंट, अपनी एक्सप्लेनेशन को साथ साथ डिस्कस करने के लिए, जिसके अंदर हम अपनी मैथमेटिकल डेरिवेशन को भी ड्राइव आउट करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास ये जो बात कर रहे हैं कि वेट इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड, वो इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड क्या हो सकता है, कितना लिक्विड जो है वो डिस्प्लेस हो सकता है। हम यहां पर सारे कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पे तो ये देखें कि जैसे ही हम इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड वाटर में ऐड करेंगे तो वी हैव टू अप्लाई अ फोर्स, और इफ द फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ स्पेसिफिक यूनिट एरिया देन इट विल बिकम एज द प्रेशर P1 एंड दिस फोर्स इज F1। अब जैसे ही आपने इस वाटर के अंदर इस सॉलिड मटेरियल को ऐड किया तो ऐड करने के बाद देखें कि इतने एरिया का जो लिक्विड था वो किधर गया। पहले तो इस ऑब्जेक्ट ने इतने अपने साइज जितने एरिया के या वॉल्यूम के जो लिक्विड है उसको जब डिस्टर्ब किया तो उसने अपनी हाइट यहां से इंक्रीज कर दी, यानी कि वो साइडों से पानी ऊपर की तरफ आना शुरू हो गया। इसी तरह जैसे ही ये ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा था, या फॉर एग्जांपल जब आप अपनी फोर्स यहां से हटाते हैं, जैसे खत्म करते हैं, तो और सकता है कि आपका ये ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर की तरफ आना शुरू हो जाए। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने जितने मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब किया था इस एरिया के अंदर, उतने मॉलिक्यूल्स ने पास्कल्स लॉ को यूज करते हुए अपनी बाकी तमाम पार्टिकल्स के ऊपर सेम फोर्स को इंप्लीमेंट किया और ट्रांसफर कर दिया।
अब जैसे ही ये सारी की सारी फोर्सेस ट्रांसफर हो गई तो अब इन तमाम ने एज अ रिएक्शन आपकी तरफ फोर्स अप्लाई की, क्योंकि इनके पास वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर फोर्स लगाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। तो या तो ये अपना लिक्विड की जो हाइट है उसको रेस कर लेंगे, या फिर क्या करेंगे, आपके ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लगाएंगे। जैसे ही ये अपनी हाइट को दोबारा से इंक्रीज करना चाह रहे होते हैं तो इसके रास्ते में ऑब्जेक्ट आता है जिस पर ये फिर फोर्स अप्लाई करते हैं एज F2, और क्योंकि ये भी इतने स्पेसिफिक एरिया ऑफ सॉलिड के मुताबिक आ रहा था तो हम यहां पर कहते हैं दिस इज नाउ P2। इसका मतलब ये है कि P1 वो फोर्स या वो प्रेशर है जो आपने या सॉलिड ने लिक्विड पर लगाया, और P2 या F2 हमारे पास वो फोर्स और वो प्रेशर है जो कि लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पर लगाया। अब ये जो प्रेशर था कि जो लिक्विड ने ऑब्जेक्ट पर लगाया और इसकी डायरेक्शन क्योंकि अपवर्ड थी, सो नाउ वी कॉल्ड दिस टाइप ऑफ द फोर्स और प्रेशर एज अपथ्रस्ट। If it is a force, then we call it as the upthrust force. If it is the pressure, then we call it as upthrust pressure. So simply, this is what we want to discuss, upthrust. कि जो लिक्विड ने एज अ रिएक्शन फोर्स अप्लाई की आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर, दिस इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल चेंज क्या आया, आपके वाटर की हाइट्स के अंदर क्या डिफरेंस आया, आपने कितनी हाइट पे या कितने डीप वाटर के अंदर आपने अपने ऑब्जेक्ट को ऐड किया, इन्हें भी साथ साथ डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, अगर हम ये कंसीडर कर लें कि आपके पास यहां पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है ये है जी h, टोटल हाइट लिक्विड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो स्टूडेंट ये हमारे पास हम कंसीडर कर लेते हैं कि H1, क्या हमने इतनी डीप जाकर उसको ऐड कर दिया। अच्छा, अब लिक्विड वाटर ने जब अपनी हाइट को रेस किया था तो उस वक्त कितना डिफरेंस आ रहा था। फॉर एग्जांपल अगर वाटर हमारे पास यहां तक आ चुका है तो इस सॉलिड के ऊपर कितना पानी है, क्योंकि आप ये देखें ना, हमने कल पास्कल लॉ के अंदर भी एप्लीकेशन में डिस्कस किया था कि भाई आपका ऑब्जेक्ट जितना डीप जाता जाएगा उसके ऊपर वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, और जैसे ही वाटर की क्वांटिटी इंक्रीज करेगी प्रेशर भी और इंक्रीज करेगा। तो सेम लॉजिक ये कि फॉर एग्जांपल अगर इसके ऊपर इतनी हाइट का वाटर है तो इसका मतलब प्रेशर कम है, अगर इस ऑब्जेक्ट को उठाकर ज्यादा नीचे ले जाए तो वाटर की क्वांटिटी अबव द सॉलिड मटेरियल ज्यादा हो जाएगी और उसकी वजह से प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। अब जितना ज्यादा एक्शन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा, लेकिन डिपेंड स्टूडेंट रिएक्शन की फॉर्म में ये भी करता है कि नीचे आपके पास डेप्थ में वाटर कितना अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका ये ऑब्जेक्ट यहां से उठाकर हम जमीन के यानी कि इसकी ग्राउंड के करीब ले जाएं तो नीचे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उसका एरिया कम रहेगा और ऊपर की क्वांटिटी ज्यादा रहेगी। अब इसका मतलब यह है कि ऊपर से लगने वाला एक्शन ज्यादा है, रिएक्शन फोर्स कम मिल सकती है, तो ऑब्जेक्ट नीचे ही रहेगा। लेकिन अगर ऊपर आपके पास फोर्स यानी वाटर की क्वांटिटी कम है, प्रेशर कम है, हाइट कम है वाटर की, और क्या होगा कि फोर्स एक्शन जो लगाएगी वो कम होगी, लेकिन नीचे क्योंकि वाटर है, क्वांटिटी ज्यादा है, और हमने डिस्कस किया था पास्कल लॉ में कि इफ यू अप्लाइड अ प्रेशर ऑन एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड एंड क्लोज इन अ कंटेनर इट ट्रांसमिट टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द लिक्विड। तो फिर उस सूरत में क्या होता है कि नीचे जितने भी मॉलिक्यूल्स थे वो सारे अपनी फोर्स को मल्टीप्लाई करके नीचे से एक ग्रेटर रिएक्शन फोर्स एज एन अपथ्रस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं। तो खैर इस कंसेप्ट को अगर देखें स्टूडेंट तो फिर हमारे पास यहां पर जो डिफरेंस ऑफ आता है हाइट्स का, इसको हम कंसीडर करेंगे। नाउ दिस इज द H2 एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द H, so it means that you just have to subtract H1 and H2. Now this is the height. अच्छा, इसी तरह से हम प्रेशर्स को भी डिस्कस करते हैं, लिक्विड के प्रेशर को भी, सॉलिड के प्रेशर को भी, फोर्सेस को भी, एरिया को भी, और फिर देखते हैं कि हमारे पास जो ये कंसेप्ट था जिसको हम कंक्लूड करना चाह रहे थे कि अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, कि उस पानी की क्वांटिटी जितने को उस ऑब्जेक्ट ने डिस्टर्ब किया, डिस्प्लेस किया, वो हमारे पास उसकी क्वांटिटी के इक्वल वेट जो है वो अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा। स्टूडेंट यहां पर अगर डेंसिटीज की बात भी कर ली जाए तो डेंसिटीज के अकॉर्डिंग हमारे पास एक तो वाटर है, वाटर की डेंसिटी हम यूज करेंगे, और यहां पर अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम यहां पर सॉलिड की डेंसिटी को यूज करेंगे, तो ये डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। अच्छा, सबसे पहले नंबर पे अगर हम स्टूडेंट आ जाएं इनकी प्रेशर्स पे, तो प्रेशर इन अ लिक्विड, ये भी टॉपिक हमने पास्कल लॉ से पहले डिस्कस किया था। उसका जो फॉर्मूला था प्रेशर इन अ लिक्विड
स्टूडेंट दैट इज P इज इक्वल टू रो जी एच। और अगर हम यहां पर दो डिफरेंट प्रेशर्स को डिस्कस करें यानी कि P1 और P2 को, तो फिर हमारी वैल्यूज क्या बनती हैं स्टूडेंट? देन P1 इज इक्वल टू रो जी एच वन एंड P2 इज इक्वल टू रो जी एच टू। सेम एज, क्योंकि हमने मेजर करना है फोर्स को, यानी कि कितनी फोर्स, अपथ्रस्ट फोर्स कितनी लग रही है, तो उसके लिए फिर हमें प्रेशर से फॉर्मूले से फोर्स भी चाहिए। Pressure is equal to force per unit area. We required a force. So separated. The formula will become as PA is equal to F. अब F भी हमारे पास दो हैं, एक F1 है, एक F2 है। एक वो फोर्स जो आपने या ऑब्जेक्ट ने लिक्विड पर लगाई, और सेकंड F2 वो है जो लिक्विड ने अपथ्रस्ट के फॉर्म में आपके ऑब्जेक्ट पर लगाई। इसके लिए स्टूडेंट अगर हम कैलकुलेशंस करें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला बनता है F1 का, ये होगा P1A और ये F2 होगा P2 and A. And if we want to find out the change or the force that we required, so let's put the values in this formula. For example, when we put the value of forces in it, P1 is equal to rho g h1A, and when we put the value of P2 in it, it will become rho g h2 and A. Now first of all arrange it, rho g a h1, इसी तरह F2 is equal to rho g a and h2. Now we have to find out the change of the force difference ताकि हमें अपथ्रस्ट मिल सके। तो अपथ्रस्ट के लिए हम यहाँ लिखेंगे force which is equal to upthrust, and it is equal to F2 minus F1, or it might be you can write it as F1 minus F2, but you just have to place the greater value first. By substituting the above formula in this value, the value will become rho GH 1A minus rho GH 2A. When we take a common rho GA, the value will become H1 minus H2. H1 minus H2, we already know about the height, rho G, A and H. Whether we also know that, हम यहाँ पर ये पॉइंट्स लिख लेते हैं, H1 minus H2 is equal to H, and also A dot H. Area is length into width, and if we write the height as, then it will become the volume. So AH we can replace by the volume. So it will become as rho GV, and this is the upthrust force, and this is the force that equal to the weight of the liquid it displaces. और यही बात हमें कंक्लूड की जाती है फाइनली अपथ्रस्ट फार्मूला के अकॉर्डिंग, यानी कि आर्चिमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड, हम इसके कंक्लूजन में भी डेफिनेशन ही दोबारा से लिखेंगे। फाइनली हम ये लिखने के बाद लिखेंगे जी, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शियली इमर्स्ड इन एन लिक्विड, अकॉर्डिंग टू द आर्चिमिडीज प्रिंसिपल, द अपथ्रस्ट इज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। ये लास्ट में इसके कंक्लूजन के अंदर भी आपने लिखना है। क्या लिखेंगे? इसकी डेफिनेशन। अब हेडिंग्स क्या क्या हैं आपके पास स्टूडेंट? सबसे पहले आपको लिखनी है यहां पर डेफिनेशन, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे, और साथ ही मैथमेटिकल डेरिवेशन लिखने के बाद कंक्लूजन लिखेंगे, एंड योर लॉन्ग क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये टॉपिक समझ आ चुका होगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेसन के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड पॉइंट ऑफ आर्चिमिडीज प्रिंसिपल को, जिसमें हमने डेंसिटी का डिफरेंस जो आज भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ऑब्जेक्ट को हम ऐड करें तो यहाँ पर हमारे पास वेट कुछ और होगा और एयर में हमारे पास वेट कुछ और होगा। ये वेट का डिफरेंस क्यों आता है, क्या डेंसिटी चेंज हो जाती है या क्या इफेक्ट पड़ता है, ये इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए